साथियों, सबसे पहले तो मैं ईश्वर का धन्यवाद पे करना चाहूंगा, क्योंकि उसने इंसान बनने का मौका दिया। अगर उसने इंसान नहीं बनाया होता तो आज आपके सामने नहीं होता। यस यस। तो सबसे पहले उस ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा। उसके बाद माँ बाप का, जिन्होंने धरती पे जन्म दिया, हमको धरती पे आने का मौका दिया। यस यस। और दोस्तों, उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज पूरे भारत की एक महान शख्सियत सिक्योर लाइफ, और उस सिक्योर लाइफ के रचयिता और हमारे महान गुरु लोग जिन्होंने हमको यहां स्टेज पे आने का मौका दिया, उनके लिए मैं चाहूंगा अब तक की सबसे जोरदार ताली होनी चाहिए। जोरदार ताली। थैंक यू। आप सारे लोगों को सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, मैं योगेश यादव कानपुर देहात के एक छोटे से गांव बलिहारा का रहने वाला हूं। अकबरपुर तहसील पड़ती है मेरी। और इस बिजनेस से पहले, सिक्योर लाइफ से पहले, मैं पेशे से वकील था, वकालत करता था। क्या करता था? वकालत। दोस्तों, जैसा कि हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख के एक दिन कुछ बनेगा, ऐसा ही कहीं मेरे माँ बाप का भी सपना था। और उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, और मैं अपने 4 भाई, 2 बहनें हमारी और 4 भाई हम, जिनमें हम सबसे पढ़े लिखे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे अंदर कुछ ऐसा देखा कि ये बेटा पढ़ने में सही है, और उन्होंने मुझे हर वो मौका दिया पढ़ाई का जो वो दे सकते थे अपनी औकात के हिसाब से, और मुझे वकील बना दिया। मैं चाहूंगा उनके धन्यवाद के लिए जोरदार ताली। थैंक यू। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, आज मुझे बहुत कष्ट है इस बात का कि मेरी मां मेरे सामने नहीं है। अगर आज वो होती तो वास्तव में आज दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उसको होती। क्यों? क्योंकि दोस्तों, बचपन से जब मैं पढ़ाई करता था और मेरी मां मुझे 4 बजे जगाती थी, वो बोलती थी, बेटा तू ही है वो लड़का जो इस परिवार की गरीबी मिटाएगा, तुझे पढ़ाई करनी होगी। और मेरे से कभी खेती का काम, भैंसों का काम नहीं कराती थी वो। मुझे आज रोना आता है इस बात के लिए कि भगवान ने उसको वक्त से पहले मेरे से छीन लिया। नहीं तो मेरा सपना था मैं अपनी इस मां के लिए हवाई यात्राएं कराऊंगा, उसको कारों से घुमाऊंगा, लेकिन भगवान ने छीन लिया उसको। कोई बात नहीं है, वो देख रही वहां पे बैठ के, और मेरा वादा है उस मां से, एक एक खून के कतरे का बदला चुकाऊंगा, और जो भी उसके सपने छोड़ के गई है वो सारे सपने पूरे करके दिखाएगा योगेश यादव। थैंक यू। दोस्तों, जब मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था, पढ़ाई लिखाई करते वक्त मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी। मैं पढ़ाई करके ये बन जाऊंगा, मैं पढ़ाई करके वो बन जाऊंगा, और मैं पीसीएस बन जाऊंगा, मैं डीएम बन जाऊंगा, मैं एसडीएम बन जाऊंगा। ऐसे करके मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था। लेकिन जब कंपटीशन में जाके हर व्यक्ति, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठा है यहाँ पे, वो समझता है आज की मार्केट का कंपटीशन क्या है। यस यस। दोस्तों, मुझे भी जाके वहां बात समझ में आई कि बहुत आसान नहीं है वो चीजें पाना। और मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि मैं ऐसे परिवार से था, गरीब परिवार से हूं। मेरे पिताजी किसानी करते हैं, खेती का काम करते हैं, और मैं एक गांव से हूं। तो वो आगे की जो पढ़ाई होती है उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। यस यस। वो पैसे कहीं ना कहीं वो जुटा नहीं सकते थे, मुझे आगे पढ़ा नहीं सकते थे। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं लॉ करूंगा। और दोस्तों, मैंने लॉ करना शुरू किया था, और लॉ के साथ साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था तहसील अकबरपुर में। और मैं क्या करता था, अपने जो पैसे कुछ कमाता था उस पैसे से कमा के अपनी पढ़ाई करता था। ऐसे करके मेरी पढ़ाई पूरी हुई, और दोस्तों मैं पढ़ता जा रहा था। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि वास्तव में क्या माँ बाप ने जो हमसे उम्मीदें लगाई हैं वो पूरी कर पाऊंगा मैं इस धंधे से। और दोस्तों, वही हुआ, मैं वकील बन गया। उसके बाद में जब प्रैक्टिस करने जाता था तहसील में, तो मुझे 100-200 रुपए रोज के मिलते थे। 100-200 रुपए में जब कमा के लाता था, तो दोस्तों आज की महंगाई से क्या मैं पेट्रोल और अपने खर्चे मैनेज नहीं कर पाता था। और दोस्तों, मुझे समझ में आ गया था कि 10 साल, 20 साल, 30 साल देने के बाद जिन वकीलों ने तहसील में रह के उनकी साइकिल नहीं बदल पाई, उनका स्कूटर नहीं बदल पाया, उनकी मोटरसाइकिल नहीं बदल पाई, उनका घर नहीं बदल पाया, उनके बच्चे वहीं पढ़ते हैं, वो बदल नहीं पाए, तो इसका मतलब मैं वहां रह के कैसे बदल पाऊंगा। यस यस। कुछ लोगों ने बदला था,
चंद लोग थे, लेकिन मैं दोस्तों बताना चाहूंगा उन्होंने बदला था, लेकिन ईमानदारी की कमाई से नहीं बदला था। आप सारे लोग समझदार हो। और कहीं ना कहीं मेरे ब्लड में वो चीज नहीं थी कि मैं कहीं अपना दंड बंद करके पैसा कमाऊं। मेरे पिताजी शायद आज इस हॉल में होंगे, वो आने वाले थे, अभी तक मुझे दर्शन नहीं हुए हैं। उन पिताजी ने वो संस्कार दिए थे। वो भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं। मैं बचपन में जब कक्षा 2 में पढ़ता था तब से मैं रामचरितमानस का पाठ करता था उनको देखते हुए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मेरे ब्लड में वो चीज नहीं थी, इसलिए मैं क्या करता था, तहसील तो वकालत तो करने जाता था, लेकिन मैं ईमानदारी से पैसा कमाना चाहता था। और आप सब समझदार बैठे हो, ईमानदारी से वकालत धंधे में पैसा नहीं है। Are you with me? दोस्तों जब मैं ऐसे करके 3-4 साल में प्रैक्टिस करता गया और 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, वहां से मुझे कुछ होता दिखा नहीं। और उसी दौरान में मेरी 2010 में शादी हो गई। दोस्तों मेरी जब शादी कर दी गई, और शादी भी क्या था, यादों में एक कहानी है, या एक ऐसे लोग सोचते हैं कि शादी हो सकता है बाद में ना हो, इसलिए वो जल्दी शादी कर देते हैं। उनके दिमाग में ऐसी कोई बात चल रही थी कि हो सकता है बेटे की उम्र ज्यादा हो जाए, हो सकता है शादी ना हो। लेकिन आप लोगों को मुझे देख के लगता है कि मेरी शादी ना होती। सही है कि नहीं? लेकिन मैंने उनके दबाव में आके या उनकी भावनाओं को समझते हुए कि उनके और भी बच्चे हैं, शायद उनको मौका देना पड़ेगा। अगर मैंने अपनी जिद पाल ली तो हो सकता है उनका दिल दुखे कि यार ये बेटा पढ़ लिख गया तो आज बात नहीं मानता है। ऐसे करके मैंने सोचा चलो माँ बाप की इच्छा है, शादी कर लेते हैं। और 2010 में मेरी शादी हो गई। जब शादी हो गई तो दोस्तों वही जो इनकम मेरी चल रही थी 10,000-5,000 रुपए में महीने का कमाता था, और मैं अपनी बीवी को, और उसके बाद एक बेटी भी पैदा हो गई, एक बेटी का जन्म हुआ, एंजल नाम है उसका, आज 2.5 साल की हो गई है वो। तो कहने का मतलब क्या है कि जब मैं 5-10 हजार रुपए कमाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं अपने और बीवी के खर्चे पूरे नहीं कर पाता हूं, और उन माँ बाप का क्या होगा, उन माँ बाप का क्या होगा जिन्होंने मेरे से इतनी उम्मीदें लगाई हैं, उन भाइयों का, और वो 2 छोटी बहनें हमारी, उनका क्या होगा जिनके सपने हमारे ऊपर टिके हैं। और दोस्तों मैं क्या करने लगा, मैं कुछ काम ढूंढने लगा कि वकालत के साथ कोई ऐसा काम मिले